मैं कुछ जनरल आईटी प्रोफेशन वालों की बात करूँगा, साथ ही साथ मैं कुछ डायलेमा इवेंट होराइजन बताऊँगा। मैंने कही थी कि इवेंट होराइजन होगा, तो देखो आप कुछ भी क्रिया कर रहे हो, चाले कर रहे हो, उससे इवेंट तो होराइज हो जाता है, पर इवेंट कब मिलेगा ये आपको नहीं पता होती। जैसे कि आपने कर्म तो कर लिया, पर कर्म फल कब मिलेगा वो आपके अनुसार नहीं तय होगा, वो तब जब आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। जैसे आपने आइडिया बना ली, सब कुछ कर लिया, एग्जीक्यूट करने लग गए, आप वर्क करने लग गए, मैनेजमेंट कर लिया आपने, सब कुछ ठीक है, पर रिजल्ट जो है, रिटर्न जो है, अपॉर्चुनिटी जो है, वो जब आएगी वो अपने आप दिख जाएगी यदि आपने कुछ करा है। मेरे मामा के संग फ्रॉड हुआ साइबर सिक्योरिटी में। क्या फ्रॉड हुआ कि उनके 26,000 रुपये यूपीआई से निकाल दिया। अब यहाँ पे हमें 4 चीज़ें समझ में आती है। खास एक तो विक्टिम, दूसरा वो साइबर गवर्नमेंट जिसके द्वारा ये हम चीज़ें कराएंगे, तीसरा वो हाई अथॉरिटी जो इस चीज़ को अवेयर करेगी, और फोर्थ वो जर्नलिस्ट जो इस चीज़ को प्रचार करेगा। बिन इसके कोई सिस्टम वर्क नहीं करेगा। और अपने एरर को सॉल्व नहीं करेगा। विक्टिम क्या, वो प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है, क्या समस्या आ रही है सिस्टम के अंदर, क्योंकि कोई एरर है क्या, तो विक्टिम वो एरर हो गया जो कि कह रहा है कि भाई मेरी ये परेशानी है, मेरा सिस्टम वर्क नहीं कर पा रहा। ठीक है, जर्नलिस्ट क्या करेगा, जर्नलिस्ट क्या करेगा, उन वर्कर्स को, उन सिस्टम्स के मैनिपुलेटर्स को ये बताएगा, अरे तुम्हें यहाँ वर्क करना है, पर वर्कर वर्क करेगी नहीं, तो क्या करेगा, जर्नलिस्ट इन्फॉर्म करेगा मिनिस्टर को या एग्जीक्यूटर को या चीफ को। चीफ क्या करेगा, फोर्स करेगा कि भाई जाओ वहाँ पे काम करो, यदि वो नहीं करोगे तो हम तुम्हें कैंसिल कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। तो अब ये फोर्सली इन्फोर्समेंट में ये वर्क करेंगे, सिस्टम अपने आप रिबूट हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। ये 4 पिलर्स कहलाते हैं एक सिस्टम के, जो सिस्टम को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं। एरर सॉर्ट होगा, एरर बनेगा, मतलब सॉरी एरर मेक होगा, विक्टिम कहलाएगा, एरर कहलाएगा। वो एरर जर्नलिस्ट के पास जाएगा, जर्नलिस्ट कहेगा अच्छा यहाँ एरर है, ठीक है, वो वर्कर्स को कहेगा, पहले वर्कर्स नहीं सुनेंगे तो क्या करेगा, डायरेक्ट उसके हेड को कहेगा, चीफ को, एग्जीक्यूटर को कहेगा कि यहाँ प्रॉब्लम है, आपके वर्कर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी साइबर सिक्योरिटी कुछ एक्शन ले ही नहीं रही, तो क्या होगा, मिनिस्टर या कमिश्नर फोर्स डालेगा, इन्फोर्स डालेगा कि भाई क्यों नहीं कर रहे, तो वो जांच करेंगे, वर्क करेंगे, देन रिजल्ट ले आएगा आपको। ख़त्म ये सर्कमस्टेंस जनरल में। ठीक है, और चीज़ें बताऊँ थोड़ा। आज के दिन बुधवार है, ठीक है, आज के दिन मैं काम पे नहीं जा रहा, शाम को जाऊँगा काम पे, इसलिए मैं आज चाहता हूँ मैं थ्योरम बनाऊँ, फिलोसफी थोड़ी स्ट्रेटेजिकली एब्स्ट्रैक्ट लिखूँ। क्यों, आज मैं फ्री हूँ, तो क्या करूँ, वो चीज़ें लिखूँ जो चीज़ मैंने जानी है। हमेशा ध्यान रखो, अपनी स्ट्रेटेजीज बिल्ड करते रहो, अपने एग्जीक्यूशन करते रहो, अपने आप को मैनेजमेंट करते रहो, रिजल्ट्स अपना ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, रिजल्ट्स फेवर ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, सपोज़ करो मैंने अपनी स्टेटमेंट दी कि 3 हफ्ते तक मैं कुछ भी 1 रुपया भी नहीं जोड़ पाऊँगा, 3 हफ्ते तक मेरा खर्चा होगा, पर लास्ट का जो मंथ होगा, लास्ट का जो वीक होगा, उस समय मैं बहुत कुछ जोड़ दूँगा, मेरा सारा पैसा जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इन 3 हफ्तों को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वीक मैंने कमाया तो एक सीक्वेंस बना, मैंने एक दिन 400 कमाए, एक दिन 800 कमाए, एक दिन 400 कमाए, एक दिन 800 कमाए, एक दिन 900 कमाए, फिर एक दिन 400 कमाए, ऐसे करें। मैंने टोटल 4500 रुपये कमाए हफ्ते में, मेरा 3000 का खर्चा हुआ, 1800 रुपये बचे। अब सेकंड वीक में जब मैं आया तो मेरा क्या हुआ, रूटीन टूट रहा है। रूटीन कैसे टूट रहा है, मैंने सोचा मैं बुधवार को नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैंने मंगलवार के दिन बहुत कम घंटे देने लग गया। अब ऑन एन एवरेज मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहा हूँ, वेस्ट ढूंढ रहा हूँ, तो अलग अलग तरीके से एक्टिव माइंडसेट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरे वीक में यही चीज़ होगी कि दूसरे वीक में जो मेरा सारा पैसा होगा, जो पहले का बचा भी था 1800-1200 रुपये, वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरे वीक में क्या होगा, वही मैनेजमेंट वाली चीज़ें चलेगी कि तीसरे वीक में जब मैं चीज़ें बनाऊँगा, चीज़ें चलाऊँगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मैनेज हो जाएगी, व्यवस्थित हो जाएगी। टोटली मेरी इन्वेस्टमेंट जहाँ भी मुझे करनी थी A to Z मेरा सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और फोर्थ वीक पे पैसा जुड़ने लग जाएगा, एक भी पैसा खर्च नहीं होगा फिर।
क्यों? एडवांस इतना जुड़ चुका है कि अब आगे के खर्चे वो एडवांस फुलफ़िल कर ले रहा है, वो सिक्योरिटीज़ फुलफ़िल कर ले रही है। कुछ समझ में आ रही है? कुछ समझ आ रहा है? मतलब कहने वाली बात सिंपल सी ये है कि पहले दूसरे तीसरे वीक पे कुछ नहीं बचेगा। अब मैं इसी को देख कर को मेरे पे दूसरे वीक पे कुछ नहीं बचा। अरे तुमने स्टेटमेंट क्या दी है कि पहले दूसरे तीसरे वीक पे कुछ नहीं बचेगा। अब कुछ नहीं का मतलब ये नहीं है कि अब तुम पर 1000 रुपये बच रहे 1200, वो भी नहीं बचने चाहिए थे, बल्कि तो रिलेटिवली वो भी खर्च होएगी। ठीक है, हम इसे ध्यान रखो। और चीज़ मैं बताऊँ, देखो आपका 1/3 खर्चा आपका इन्वायरमेंट लेगा, मैंडेटरी लेगा। आप जिस चीज़ से कमा रहे हो, जिस चीज़ से जो कर रहे हो, वो चीज़ें मैंडेटरी लेगा। जो दूसरा तिहाई का हिस्सा होगा, 3 हिस्से हो जाते हैं आपकी कमाई के। मान लो आप कमाते हो 9,000 रुपये, आप मंथली में कमाते हो 9,000 रुपये, तो इस 9,000 का 3,000 रुपये तो ये मान के चलो जिस जगह आप कमा रहे हो, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते, जिस चीज़ जो कंपलसरी है, वो 3,000 रुपये अपने आप चले जाएंगे। आपके पेट्रोल में जाए, आपके किसी और चीज़ में जाए, आपके किसी और चीज़ में जाए, ये समझ लो जितनी भी नेटवर्क कमा रहे हो उसका 3/4 हिस्सा इन्वायरमेंट ले ही लेगी किसी भी रूप में, जो आपके बस में नहीं है। ठीक है, बचे कितने? 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में से 3,000 रुपये यूँ बांट लो कि 3,000 रुपये हो गए जो मेरी इच्छा अनुसार मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और 3,000 रुपये वो हो गए जो मेरी नीड्स को पूरे करेगी। नीड्स अलग हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अलग हो जाती है। नीड्स मतलब ज़रूरतें, ये भी क्या है? मेरी ज़रूरतें हैं। ये मेरे कोई कंपलसरी नहीं है, बट ये कंपलसरी बनेगी, वरना मेरी स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ, मेरी फाइनेंस से रिलेटेड स्टेबलाइज नहीं रह पाएगी। अगर मुझे स्टेबल रहना, स्थिर रहना, बने ठहरना है किसी जगह है, तो मुझे अपने आप पे निवेश करना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, यूँ कहता है मुझे कपड़े नहीं पहन, वो मुझे क्या बोलते हैं, मैं कोई पनीर वनीर या कोई ऐसी खाना नहीं खा रहा जो मुझे स्वास्थ्य में बेहतर दे। क्यों? मैं उसमें पैसा खर्च नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी चीज़ में। तो धीरे धीरे क्या होगा? वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, रिकवरी ले नहीं रहा, शरीर खत्म हो जाएगा। तो इसेंशियली नीडेड वो आपका 23 हिस्सा रखता है। नीडेड आपकी ज़रूरतें आपकी बहुत वो इम्पोर्टेंट होती है। तो 3,000 जो हो गया वो आपकी नीडेड हो गया। नीड क्या? 23 हिस्सा नीड में ऐसा हो जाता है। मान लो तुम्हारी बीमारी होगी, बीमारी कैसे होगी? आप जा रहे थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, ये भी आपकी नीड है। नहीं करवाओगे तो चक्कम बढ़ जाएगा, करवाना ही पड़ेगा। वो 3,000 में सॉर्ट आउट ही हो जाता है। तो 2/3 हिस्सा तो क्या होता है? ज़रूरतों का होता है। एक ज़रूरत और एक प्रकृति अपना हिस्सा लेती है, कर लेती है। या आप जहाँ भी रह रहे हो वो सारा इन्वायरमेंट आपसे कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा। वो रेंट में ले या किसी इन्वेस्टमेंट में ले या किसी भी पर्टिकुलर टाइप में जो आपका मेन फोकस बैठता है वो। अब जो 1/3 बचा वो आप पर निर्भर करता है, आप उसे निवेश कर करते हो। कुछ लोग कपड़ों पे निवेश कर देते, क्योंकि कपड़े नीड नहीं है। लोग कह गए कपड़े नीड है, अच्छे कपड़े नीड है, कपड़े नीड नहीं होते रिलेटिवली। ये हमेशा फोकस ऑफ माइंड रखो अपने ब्रेन में। क्यों? इन कपड़ों के बिना भी मैं चल सकता हूँ, पर हैं लग्जरियस फूड नीड नहीं है। जितना नीड है उतनी नीड है। नीड का मतलब ही न्यूनतम होता है, ये न्यूनतम नहीं है। ये एक धरा हुआ धारण कपड़ा है, उतार दिया तो है ही नहीं, तो ये नीड नहीं है। ये नीड नहीं है। आप अपने आप को कितना भी एक्सक्यूज दे लो, आप अपने आप को कितना भी फॉर्मूलोस को या क्या बोलते हैं रूल्स को बदल लो, रूल्स जब अप्लाई होंगे वो इसे नीड नहीं समझेंगे। यूँ समझ लो आप एक वर्कर हो, ये एक गुलाम हो, ये एक क्या बोलते हैं सर्वेंट हो, जिसको कहा गया है कि भाई इस रूल्स पे चलना है। अब उस रूल्स को आप मानोगे नहीं तो वो अपने आप को एज अ ट्रीट करेगी एक जानवर की तरह। मतलब नहीं मानोगे तो रंगेड़ के मनवाएगी, पर वो नीड नहीं समझेगी इस चीज़ को। आप यूँ कहो कि मैं बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदूंगा तो वो नीड में काउंट नहीं होएगी। वो आपके जो तीसरा हिस्सा जो आपके अनुसार था कि आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे उसमें काउंट होएगा वो। अब आप अपने आप को कितना भी समझा लो, कितना भी एक्सक्यूज़ दे लो, कि मैंने अधिकांश व्यक्ति ऐसे देखे हैं वो अपनी नीड इन चीज़ों को बताते हैं, कहते हैं नीड है। मैंने कहा नीड होती ही नहीं है। नीड तो ये होती है, मान के चलो तुम्हारी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, खाना। अब तुम प्लांट तो हो नहीं कि धूप में जाके वो ले लोगे फूड जो तुम्हें फ्रीली मिल रहा है। ये तुम्हारी नीड हो नहीं सकती। तुम्हें तो किसी ना किसी चीज़ को खाना ही पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में एनर्जी को कंज्यूम करना पड़ेगा। ये नीड्स कहलाती हैं। अब तुम कितनी ज़्यादा कर रहे हो वो नीड नहीं कहलाती, क्या अलग रूप से कर रहे हो वो नीड नहीं कहलाती, ज़रूरतें नीड कहलाती। नीड का मतलब ही होता है प्रकृति आपको उतना देती है जितना आप चल सको, नहीं देगी तो आप समाप्त हो जाओगे तुरंत, सीधी बात है। आपके पेट में एक बार जैसे आपका पेट हार्ट
एक बार को भी रुका तो समझो आप ख़त्म हो, दोबारा ऑपरेट नहीं होने का। जब तक जान है तब तक जान है, सांसें रुकते ही समाप्त है। तो नीड का मतलब ये है, कोई व्यक्ति कहे कि कपड़े नीड है, नहीं खिलाते नीड। क्यों? मैं इसमें काम चला सकता हूँ, प्रकृति जानती है काम चला सकता, बस ये चलाना नहीं जानता। तो इसलिए मैं इस बात को ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ कि आप अपने मेंटेलिटी में डाल लो। प्रकृति जब आपको ट्रीट करेगी, आपकी कमाई से 3 हिस्से ट्रीट करेगी। एक जो वो अपना खींच लेगी। अपना कैसे? आप रेंट रह रहे हो, कहीं रह रहे हो, या कहीं दुकान कर रहे हो, उस दुकान का, या कोई बाइक चला रहे हो तो बाइक का पेट्रोल, ये सारी चीज़ें उसकी है, या आप कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, ये देना ही देना है आपको, दे दिया। फिर आपकी नीड देखेगी। नीड क्या है भाई? आप दिन भर काम कर रहे हो तो आपको नींद चाहिए, रिकवरी चाहिए, है रिकवरी चाहिए। आपको क्या बोलते हैं, दिन भर काम कर रहे हो तो कौन सा फूड चाहिए आपको, जो आपको दिन भर वापस सस्टेनेबल कर पाए, वो चीज़ चाहिए। ये नीड कहलाती है, ये ज़रूरतें कहलाती है। अब आप यूँ सोचो कि मैं क्या बोलते हैं लग्जरियस फूड खाऊंगा, मैं तो पीनट बटर खा के अपने आप को एनर्जी दूंगा, तो वो नीड से थोड़ा सा अपर हो जाएगा। आपकी नीड कंप्लीट हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी, और फिर नीड से वो आपकी उसमें चल जाएगा, वांट पे। इच्छा क्या है? क्यों? पीनट बटर खाना कोई न्यूट्रिशनल नहीं, वो एक लग्जरियस फूड है। न्यूट्रिशनल हमेशा न्यूनतम होते हैं। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को फुलफिल नहीं चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, कंप्लीट फूड चाहिए। कंप्लीट फूड का मतलब यह है सूक्ष्म न्यूनतम हर चीज़ की अनिवार्यता आवश्यक है। मतलब नीड का मतलब ही अपने आप में न्यूनतम है। न्यूनतम चीज़ों से आप यूँ कहो कि मैं मांस खा के अपने आप को पूर्ति दूंगा। देखो पहले मैं भी सोचता था बिन मांस के क्या बोलते हैं आपके अंदर प्रोटीन वगैरह नहीं होगा। मिश्रण फूड खाओ, मिश्रण खाना खाओ। एक चीज़ बताओ, मैं ये विचार कब कर रहा हूँ जब मेरे को क्या बोलते हैं मांस खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, जब मैं फल नहीं खा रहा। ये विचार मैं कब कर रहा हूँ? जब मैं दही नहीं खा रहा। मैं क्या कर रहा हूँ? रोटी खा रहा हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ? सब्जी खा रहा हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ? दूध पी रहा हूँ। मैं क्या खा रहा हूँ? बस ये 3 और 4 चीज़ों में मैं देखकर मैंने अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन और वो ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मैं दही खा लूँगा तो मर जाऊँगा। मैं महसूस करता हूँ कि यदि मैं फ्रूट खा लूँगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा। जब आप खाओगे तब आपको फ़र्क दिखेगा कि आप जो सोच रहे थे मेरे अंदर जिंक की कमी थी, मेरे अंदर इस चीज़ों की कमी थी, ये तो फल फ्रूट। अगर मैं एक ही बार में एक ही तरह का फल खा रहा हूँ, केले का जूस बना के पी रहा हूँ, और यूँ सोच रहा हूँ मेरे को फल तो मुझे फ़ायदा देती नहीं, मैं तो फल खाता हूँ। नहीं, फल अलग अलग तरीके के होते हैं। 3 तरह के फल होते हैं, एक फैट में सोल्यूबल होने वाले, एक वाटर में सोल्यूबल होने वाले, और तीसरे कौन से? एक तो हो गया क्या बोलते हैं जो कि जिंक या विटामिन सी रिलेटेड देते, एक विटामिन बी रिलेटेड देते, ठीक है। और तीसरे सस्टेनेबलाइज वो होते हैं, सस्टेनेबलाइज विटामिन होते हैं, इसेंशियल विटामिन होते हैं जो आपके बॉडी को चाहिए होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें जो आपको खट्टी चीज़ों से मिलती है। कुछ चीज़ आपको फैट सोल्यूबल चीज़ों से मिलती है जो सुगरेटिव होती है। अब कोई चीज़ शुगर रिलेटेड है, कोई चीज़ साल्ट रिलेटेड है, ठीक है। खट्टी चीज़ों से मिलता है, साल्ट रिलेटेड मिलता है, सोर होते हैं, वो एसिडिक होते हैं। कुछ चीज़ें शुगर रिलेटेड मिलती है जो कि होते हैं। तो तीसरी किस तरीके की चीज़ मिलती है? तीसरी चीज़ मिलती है इसेंशियलिटी, खट्टा मीठा दोनों। ये आपके अंदर क्या है कि इम्यून सिस्टम आपका सबसे ज़्यादा हाई बूस्ट करते हैं, इसेंशियलिटी एलिमेंट्स। 3 तरह के फूड पाते हैं, एक वाटर में सोल्यूबल, एक फैट में सोल्यूबल, और तीसरे बफर में सोल्यूबल। बफर सोल्यूबल, देखो बफर अलग हो जाता है फैट से। बफर सोल्यूबल का मतलब ये है वो स्टेट जो गाड़ी है अपने आप में। बफर सोल्यूबल्स में आपके वो आ जाते हैं खून वगैरह, ये सारी चीज़ें, ब्लड वगैरह, ठीक है। क्योंकि ना तो ये क्या बोलते हैं खाली पानी है, ना ही खाली फैट रिलेटेड है कि डायरेक्ट वसा हो या डेंसेबल हो, ये दोनों मध्य है, फ्लो भी कर रहा हो वो भी, ठीक है। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस पाएंगे, एक साल्टेड सॉल्यूशन, एक सुगरेटेड सॉल्यूशन, और एक क्या बोलते हैं सुगरेटेड को सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी कह देते हैं शायद, और एक आपका पता है ये बफर सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्यूशंस हो गए, ये सॉल्यूशन आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं 3 तरह के। मोस्टली आप ये ध्यान रखो, फैट और वाटर सोल्यूबल चीज़ें, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूशन चीज़ें, और ये दोनों मिलकर बफर सोल्यूशन बनाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमें इस तरीके की चाहिए होते हैं फूड।
अब अगर आप एक ही फल को खाकर यूँ सोचो मैं तो केले का जूस पी रहा हूँ, मेरे अंदर तो सारे आने चाहिए, नहीं, एक फल नहीं, मिश्रण, कंप्लीट फूड का मतलब ये है हर तरीके का व्यंजन होना चाहिए। पर आप कहते हो कि मेरे को खर्चा बहुत सस्ते आते हैं, न्यूनतम आते हैं, पर आपको एक्सक्यूज़ देना, मैं अपने आप को एक्सक्यूज़ देता हूँ, नहीं है। और फिर मेरी मन की इच्छा क्या करती है, मांस खाओ। अधिकांश व्यक्तियों की ऐसी होती है, भटकते हैं, अकल आ जाती है तो सीधी। देखो मन दो है, दोनों मन क्या है, भटकते हैं, एक भटकता है और दूसरा स्थिर करता है, एक परिवर्तित करता है, दूसरा स्थिर करता है। दोनों मन के आपस में मिल जाने के बाद जब स्थिर और परिवर्तन पूर्ण हो जाते हैं तो वो बुद्धि का निर्माण करते हैं, वो ये बताते हैं उचित क्या है और अनुचित क्या है। तो ध्यान रखो, 3 अवस्थाएं है आपके दिमाग मस्तिष्क की। एक वो मन जो हर बार परिवर्तित होता है और स्थिर होना चाहता है, स्वयं। एक वो मन जो स्थिर है, परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, अहम। और इन स्वयं और अहम के बाद उसे स्वामी कह लो या अपना चालक कह लो या अपना पूर्ण मस्तिष्क कह लो, बुद्धि, विवेक, संयम। ठीक है, संयम कब आता है, जब आप क्रोधित भी हो और साथ साथ धैर्यवान भी हो। ठीक है, तो क्रोध क्या करेगा आपके अंदर, अग्नि पैदा करेगा साहस की। तो साहसी और धैर्यवान संयम व्यक्ति कहलाता है। बुद्धिमान व्यक्ति की इंटेलिजेंस यही कहलाती है, लॉजिक और फैक्ट। लॉजिक वाला जो कि अहम होता है और फैक्ट वाला जो कि स्वयं होता है। फैक्ट एंड लॉजिक के मिलने से ही इंटेलिजेंस बिल्ड होती है। दूसरी चीज़ आपको जो मैं बताना चाहता हूँ मेनली पूरे सरकमस्टेंस में, पूरे, अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं पर्टिकुलर चीज़ों को ग्रहण करके एक्सक्यूज़ दूँ कि नीड क्या है, तो सुन लो, हमेशा ध्यान रखो, नीड वो चीज़ है जिसके बिना आप चल नहीं सकते। सबसे न्यूनतम वेज इसका होगा, न्यूनतम तरीका नीड वे कहलाती है। नीड का मतलब ये है सबसे न्यूनतम, सबसे सस्ता न्यूनतम आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपको सबसे सस्ता क्या पड़ रहा है। कोई अगर समुद्र किनारे रह रहा है और वो यूँ सोचे कि मास्टर ने सिखाया कि भाई शाकाहारी भोजन में सब कुछ है, शाकाहारी भोजन सबसे बढ़िया है, नहीं कर सकता क्योंकि उसकी परिस्थितियाँ उसको सबसे सस्ता क्या दे रही है, सबसे न्यूनतम क्या दे रही है, स्रोत, मछलियाँ। तो उसकी नीड क्या होगी, मछलियाँ। कोई व्यक्ति खेतों में रह रहा है, जंगलों में रह रहा है, वो रह रहा है, अब वो अगर मांस की इच्छा करे तो उसको क्या पड़ेगी, महंगी। सबसे सस्ता और न्यूनतम हिस्सा क्या है उसका, फसल, भोग उसको दोनों तरफ से मिलेगा अलग अलग रूपों में। समझ में आया, नीड ज़रूरतें आपके वातावरण पर निर्भर करती हैं। वातावरण तय करता है। आप यूँ कहते हो मैं काला रंग का हूँ, मैं गोरा होना चाहता हूँ, ये नीड नहीं कहलाएगी, ये वांट कहलाएगी, क्योंकि आपकी परिस्थिति आपको, अब अगर परिस्थिति मान के चलो आप ऐसे इलाके में पैदा होते ठंडे, तो आप ऑटोमेटिकली गोरे होते, फिर आपको कोई शक की बात नहीं थी। और अगर कोई ठंडे इलाके में, जटिल ठंडे इलाके में हो और जहाँ आप जीवित ही नहीं रह सकते बिन कपड़ों के, तो अगर आप लग्जरियस कपड़े पहन रहे हो, बिल्कुल ऐसे मोटे कम्बल, वो क्या बोलते हैं, कंबल लाइक, वो भेड़ की, वो सॉरी भालू की खाल पहन रहे हो, तो वो सब एक्सपेंसिव कहलाएगा। यदि आप वो वस्त्र भी ठान ले रहे हो जो आपको गर्म रख रहा है केवल मात्र, बेशक वो रजाई क्यों ना हो, वो नीड कहलाएगी। नीड का मतलब ये है, परिस्थितियाँ तय कर देती है नीड, ज़रूरतें क्या है। यूँ मान के चलो कोई व्यक्ति कहता है मेरा 15,000 रुपये में चल रहा है, दूसरा व्यक्ति 2,000 रुपये में चला रहा है अपना खर्चा, तो समझ लो नीड वो 2,000 वाली है, 15,000 वाली नहीं है। ज़रूरतें बदलती रहती है व्यक्तियों के हिसाब से, फिर उनकी परिस्थितियाँ उसी हिसाब से उनको काम भी करवाती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, कोई व्यक्ति कह रहा है मैं 21,000 कमाता हूँ, तो 7,000 उसकी नीड है। कोई व्यक्ति कहता है 1.5 लाख कमाता हूँ, 50,000 उसकी नीड है। कोई व्यक्ति कहता है 1 करोड़ कमाता हूँ, 33 लाख उसकी नीड है, 23 से नीड हो जाएगा। ज़रूरतें उतनी बढ़ जाएगी। ज़रूरतें तो न्यूनतम कहलाती है, ज़रूरतें तो ख़त्म हो जाती है। कैसे, स्वास्थ्य जब बिगड़ता है ना तो खर्चे अनगिनत आते हैं, 33 लाख वाला भी 33 लाख रुपए अपने स्वास्थ्य पे फेंक रहा होगा, फिर 33 लाख रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई में फेंक रहा होगा, वो जो उसके एक रूटीन बन चुका, डिसिप्लिन बन चुका कि देना ही देना है, नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। फिर जो बाकी जो हिस्सा आता है वो आता है उसकी लग्जरीज में। अब वो अपने वस्त्र को, अपनी नीड को एज अ वांट बना लेता है,
कपड़े पहनने हैं, मखमल के पहनने हैं, खाना खाना है, लग्जरीज खाना है। यहाँ व्यक्ति जो रिच होता है वो अपनी ये जो तीसरा हिस्सा होता है जो उसके निर्णय का होता है, वैसे तो दो ही उसके हिस्से के, वो अपनी नीड को भी कम कर लेता है। कहता है अब ये गरीब हूँ ना, तो गरीबी में मैं उस व्यक्ति की तरह जीना चाहूँगा जो 1000 रुपये में अपना खर्चा चला रहा है। जब अमीर हो जाऊँगा तब खाऊँगा पीऊँगा। तो क्या होता है, वो अपने दोनों हिस्सों को यूटिलाइज़ करता है 1.5 गुना, 1.5% बचा लेता है, आधे प्रतिशत पर अपना काम कर लेता है नीड का, और 1.5% को कहाँ इन्वेस्ट करता है, एक राइट जगह, राइट पाथवे पे, वो अमीर जल्दी बन जाता है। अधिकांश व्यक्ति लालच कर जाते हैं, लालच करते ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, आप अपने 2/3 आपके अनुसार हो सकते हैं। आप अपनी नीड को फुलफ़िल कर लोगे तो नीड का हिस्सा तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। नीड का कैसे, खाना खा रहे हो तो लग्जरीज खा रहे हो, फिर कार नीड नहीं थी पर कार खरीद ली, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट होना था सही जगह, वो सही जगह इन्वेस्ट ना होके कार में इन्वेस्ट हो गया। अब वो कार का तुम आप EMI भर रहे हो या कार को आप चला रहे हो, उसका पेट्रोल फूक रहा है। अब वो पेट्रोल आपकी नीड बन गई। वांट आपकी नीड क्रिएट करती है। आपकी इच्छाएं जब पूर्ण होती है तो वो आपकी ज़रूरतें पैदा कर देती है कि आपने सपोज़ करो, इसी चीज़ को एग्जांपल ले लो। आपने कहा कि भाई मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मेरे क्या बोलते हैं ऑफिस जाना पड़ता है और डेली मुझे 100 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, और मेरी ज़रूरत है, बिन इसके में ना तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ना तो मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगा, और ना क्या बोलते हैं मैं इसके अलावा कोई और समाधान निकाल सकता। अब ये मेरा कंपलसरी हो गया कि 100 रुपये मुझे देने ही देने हैं। ये था मेरा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो इन्वायरमेंट मेरी कमाई काट रहा है। मान लो मेरी सैलरी 9000 थी, उसमें से 3000 रुपये मेरे किराए के फोक रहा है। 3000 नहीं फोकता, 9000 नहीं होती सैलरी, 27 होती है। बाकी जगहों पर भी खर्चे होते हैं। 23 हिस्सा मतलब यूँ कहना चाहता हूँ। मान लो मैं 18 कमा रहा हूँ, तो 6 कैसे ना कैसे करके प्रकृति में आखिर में जब हिसाब लगाऊंगा तो 6 ऐसा होगा जो कंपलसरी कट ही गया होगा, 6000 रुपये। इसको समझ में आ रहा है, ये कहना चाहता हूँ। तो यही यूँ सपोज़ कर लो कि 9 में से 3 एक ही फैक्टर मान लेते हैं, अभी एक ही मिस वेरिएबल फैक्टर मान लेते हैं, अनगिनत फैक्टर को नहीं मानते डायमेंशनली, अभी एक ही फैक्टर को मान लेते हैं। एक फैक्टर आपका, एक इन्वायरमेंटल फैक्टर आपका, एक फैक्टर, केवल और केवल एक फैक्टर। मान लो 3000 रुपये आपके खपत कर रहा है, 100 रुपये डेली। अब जो 3000 रुपये थे आप पे, 3000 रुपये थे आपने, सपोज़ करो इस 3000 रुपये में उस ज़माने के मान लो, उस स्टोरी टेलिंग में यूँ मान लो कि ये 3000 रुपये, क्योंकि मुझे एक स्टोरी टेलिंग अभी रियलिटी में मैं रियल नहीं बता रहा, काल्पनिक बता रहा हूँ। तो सपोज़ करो मान लिया कि उसी 3000 रुपये में मान के चलो हमें बाइक भी मिल जाती है। बाइक हम खरीद सकते हैं, रेंट में ले सकते हैं सपोज़ करो। अब मान के चलो हमने बाइक रेंट पे ले ली, वही 3000 रुपये में। अब वो जो 3000 जो नेचुरल फैक्टर के लग रहे थे 3000 रुपये, अब वो 3000 रुपये कहीं और लग रहे हैं, कहीं और लग रहे हैं। कहीं और कैसे लग रहे हैं, स्वास्थ्य में लग रहे हैं, हेल्थ में लग रहे हैं, या किसी कॉन्शियस रूप में लग रहे हैं। वो 3000 घटे नहीं, वो लग ही रहे हैं। जो 3000 मेरी नीड थी, 3000 जो मेरी वांट थी, उस वांट में क्या था, मैंने बाइक खरीद ली। अब मैं बाइक से जाता हूँ, हमेशा बाइक से जाता हूँ, बाइक से जा रहा हूँ। 3000 रुपये मेरे वो वांट पे लग रहे हैं बाइक के लिए। अब उसमें पेट्रोल भरवाना है, अब वो मेरी नीड बन चुकी, मुझे पेट्रोल भरवाना है। ये एग्जांपल मैंने इतना डलिस्ट दिया है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता। बट जब एक जैसे कहते हैं ना फूड चैन, रियल फूड चैन जो बनती है हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, तो फूड चैन कहते हैं, ये तो काल्पनिक है। रियलिटी में फूड वेब चलता है। तो यूँ समझ लो, मैं समझा ना, फूड वेब चाह रहा था, मैंने बताया फूड चैन है, मैंने सिंगल चैन बताई है। ये मिस वेरिएबल फैक्टर में चलता है, खर्चा एक नहीं आएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप समझोगे कभी मेरे स्वास्थ्य में जा रहा है, कभी मेरे किसी चीज़ में जा रहा है, कभी मेरे बच्चे पैसा मांग रहे हैं, ये मेरे इन्वायरमेंटल फैक्टर पड़ रहा है। ये मुझे कभी रेंट देना पड़ रहा है, तो मेरा 23 हिस्सा तो रेंट पे चला जा रहा है, इन चीज़ों पे चला जा रहा है, तो मुझे देना ही देना है। ठीक है, इन्वायरमेंटल हो गया। फिर मैंने देखा भाई अब हमें खाना पीना, अपना रहन सहन, या हमारी बीमारी आ रही है, वो आ रही है, ये सारी चीज़ आ रही है। अब ये जो ज़रूरतें हैं इनको पूर्ण करना ही करना, वरना हम नहीं चलेंगे। पहले हमने अपने इन्वायरमेंट को दिया, इन्वायरमेंट का हिस्सा दिया। सेकंड, हमने अपने आप में इन्वेस्ट करा, क्यों अगर हम अपने आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम ही समाप्त हो जाएंगे बनाने वाले। तो ये हो गई हमारी नीड। ठीक है, अब जो 23 हिस्सा था वो हमारा निर्णय था कि हम उसका क्या करें। हमने क्या करा, 2 व्यक्ति मान लो, एक व्यक्ति पुअर, एक व्यक्ति रिच। ठीक है, पुअर व्यक्ति ने क्या करा, भाई चलो आज मेरे क्या बोलते हैं, चलो बाहर खाने चलते, ये करते। अब उसने अपनी खुशियाँ इंपॉर्टेंट रखी, फेवर इंपॉर्टेंट रखे, तो क्या करा, शॉर्ट टर्म रिजल्ट लेके कंप्लीट कर लिया अपने आप को, देन वापस लूप में रिपीट हो गया। यही पूरी रिच माइंडसेट ने क्या करा, ज़रूरतें थी,
प्रकृति का नेचर का हिस्सा था, दे दिया उसको, कहते तेरे हिस्सा मैंने अलग काट दिया, ठीक है। नीड थी, नीड को न्यूनतम कर लिया, ठीक है। फिर भी नीड लगी, बीमारियों में कहीं ना कहीं जगह लगेगी, ठीक है। अब जो उस पर तीसरा हिस्सा था उसके निर्णय का, उसने क्या करा, उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट तो उसको खुद तो मिला नहीं। अभी ये लॉन्ग टर्म खेल रहा है, लॉन्ग टर्म खेल रहा है, तो क्या होगा, जब कुछ लंबा टाइम पीरियड ये बिता देगा, टाइम के संग बिता देगा, टाइम के बाद जैसे रिटर्न आने लग जाएगा, रिटर्न आने लग गया। अब ये भी एक लूप में फंस गया। पर ये लूप क्या है उसके फेवरेबल का, फेवर मिला पर बाद में मिला। शुरू वाले को विदाउट टाइम चल रहा था, फेवर तुरंत मिल गया, तुरंत मिल गया तो तुरंत नए रूप में चालू हो गया है। यहाँ क्या था, टाइम के साथ गया तो टाइम के साथ बाद में फेवर मिला, पर बाद में जब फेवर मिला तो वो फेवर जो मिला वही एक लूप बन गया, मतलब रिटर्न एक लूप बन गया। तो उसने भी, वो भी लूप में फंसा, लूप में तो वो भी फंसा, फेवर मिलने के बाद ही लूप में फंसे। लालच में व्यक्ति लूप में फंसता है, जालों में फंसता है, लालच होता है तो, ठीक है। पैसा भी लालच में कमाता है, पैसा भी एक जाल ही है, ठीक है ना। तो जब वो फेवर वही इन लालचों में फंसता है, इन चीज़ों में फंसता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो घूमता है घूमता है घूमता है, पर किस फॉर्म में घूम रहा है ये महत्व रखता है। क्या वो पैसा कमा रहा है, रिटर्न कैसे कमा रहा है भाई, उसने क्योंकि अनस्टेबल इन्वायरमेंट में भी तो जिया था है। जब लोग अपनी खुशियाँ देख रहे थे, वो शॉर्ट टर्म में खुशियाँ नहीं देख रहा था, वो अपनी संघर्ष कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। अब उस संघर्ष ने उसको क्या बना दिया, काबिल बना दिया। क्या उसको जो लूप मिल रहा है वो रिटर्न में मिल रहा है, लूप, उसको जो फेवर मिल रहा है अब वो उसको कंटिन्यूस फेवर मिल रहा है, उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव फेवर मिल रहा है। क्यों, उसने उस पर वर्क करा, उसने जो वो अपना अनस्टेबल इन्वायरमेंट वाला वर्क करा था, अनफेवरेबल वर्क करा था, उसने उसे डेवलप कर दिया ऐसा कि अब जो वो है वो पुअर वाले से रिच हो चुका। पर लूप क्या है, लूप हमेशा रिपीट होता है। लूप का मतलब ये है, रिपीट मतलब होने का मतलब ये है, अब वो मान लो कुछ एक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न कमा रहा था, एक्स अमाउंट ऑफ लूप कमा रहा था, अब उस एक्स को वाई पे टेंड करेगा, वो वाई तक पहुँचाएगा, ये उसका लूप बन जाएगा डायमेंशनली। और फिर दुनिया क्या कहेगी, वो गरीब है हम अमीर है, सॉरी वो अमीर है वो गरीब है, हम गरीब है। थिंकिंग अवे है। जिसने जल्दी पैसा कमा लिया वो समझ लो फेवर शॉर्ट टर्म कर लिया तो शॉर्ट टर्म ही रहेगा। देखो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म ही रहती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ही रहती है। क्यों, प्रकृति बैलेंस बनाती है। आप पीक लेवल पर चढ़े तो समझ जाओ नीचे आओगे, आप डाउन लेवल पर चले तो समझ जाओ ऊपर वापस जाओगे। ये है बॉटम लाइन। ग्राफ थोड़ा ऐसे चलता है, ये बन गया लूप, ऊपर से नीचे से, ये डायमेट्रिकली ये है दो पॉइंट्स, एक पीक लेवल अप एंड एक पीक लेवल डाउन। अब इसी को थोड़ा सा शिफ्टेड कर दो तो ये बन गया टाइम ऑफ पीरियड, कि एक टाइम ऑफ पीरियड में ये चले तो एक टाइम ऑफ पीरियड में उतरे। अब ये वेव ऑफ पैटर्न बन गया, दैट इज द लाइफ। अगर ये लाइफ बन गई तो इसका डिफरेंस सेट निकाल दो, इसका लूप निकल जाएगा, इसका स्लोप निकल जाएगा, तो इस पॉइंट्स पर स्लोप निकल जाएगा, वापस इन्हें जोड़ दोगे तो समझ में आ जाएगा दिस इज द बीच की जो ये सेंट्रीफ्यूगल लाइन है, ये सेंट्रीफ्यूगल लाइन बन गई। अब ये सेंट्रीफ्यूगल लाइन बन गई, और अगर जब हम इसको टेंड करते हैं तो इसका डिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, इसका डिस्टेंस करना पड़ेगा 2a का बढ़ेगा, 2a का डिस्टेंस बढ़ा, दैट मीन क्या है ये, क्या है ये, और समझो थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में। डिफरेंस सेट में हमने एक सीधी लाइन खींच दी है, डिफरेंस सेट ऑफ रेट ऑफ चेंज निकल गया। अब इसका एक्यूमुलेशन देखो, जब ये 2a निकला क्या निकला, एक्यूमुलेशन ही तो निकला ये लाइफ का। कितना डेवलपमेंट हुआ, नीचे से वो ऊपर गया है, नीचे से ऊपर गया। अगर हम इधर का लूप खींचे तो हम यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि रेट चेंज हुआ है, नीचे से नीचे गया पूरा, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर और उठा, जो उठना नहीं था, क्योंकि अगर कवर आउट करनी थी तो केवल इतनी करता, फिर वो ऊपर। तो पीक लेवल पे एक जगह पुअर की वर्ल्ड था, एक जगह रिच का वर्ल्ड था, एक जगह अनस्टेबल इन्वायरमेंट का वर्ल्ड था, एक जगह फेवर का वर्ल्ड था। फेवर के बाद वापस से रूप रिपीटेड क्रिएट हो गया, बट न्यू फॉर्म्स में, न्यू इंटेंसिटी के साथ। क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइन्स आएगी, जितनी नंबर ऑफ वेव की लेंथनेस होगी, जितनी नंबर ऑफ स्पीड में ये घूमेगी, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। दिस इज लूप। जब मैं कहता हूँ लूप के 3 पहिए होते हैं, 3 पहिए, सिंगल बॉटम लाइन, ये पॉइंट, और इस पॉइंट के बाद समथिंग विल न्यू, कुछ न्यू आएगा, ये डिफरेंट आएगा। डिफरेंट कैसे, अब ग्राफ ही इन्वर्टेड हो गया। ये है लाइफ। लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल, पर हम उसको प्रिडिक्टेबल बना सकते हैं। टोटली गेम चल रहा है हमारी सोच पे, थिंकिंग पे, वेज पे। डिफरेंट कैटेगराइज होते हैं, डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। आज बुधवार है, आज मैं कई वीडियो बनाऊंगा और कई वीडियोस में ये सारी चीज़ें एक्सप्रेस करूँगा। इस पूरी वीडियो का नाम क्या है, इस पूरी वीडियो में मैंने थोड़े सर्कमस्टेंस बताए, रियलिटी जो जनरल है। तो इस वीडियो का नाम है जनरल सर्कमस्टेंस इन माई लाइफ। किसकी लाइफ के, एग्जीक्यूटर की लाइफ के, जनरल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटर, ठीक है। स्पेशलिस्ट आईटी पर्सन का मैं एक और चीज़ बताऊँ। स्पेशलिस्ट आईटी पर्सन कौन होता है, स्पेशलिस्ट आईटी पर्सन मान लो उस फील्ड में, देखो कहने को जब एक आम व्यक्ति
को पैसा कब मिलता है? देखो, शुरुआत में जब मैं चीज़ें नहीं जानता था, डीएमएन मोड में था, मैं कहता था दुनिया ऐसी क्यों चलती है, दुनिया पैसे के पीछे क्यों भागती है, दुनिया पे क्या बोलते हैं स्पेशलिस्ट बनना क्यों चाहती है, दुनिया उनको ऐसा क्या दिखता है, उनके दिमाग में ऐसी क्या थिंकिंग है कि वो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, कि वो हमसे ज़्यादा मैच्योर हो जाते पहले। रियलिटी में एक जनरल वाला कभी भी मैच्योर नहीं होता, वो डीएमएन पे वर्क करता है, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क उसका वर्क करता है, वो अपने कल्पनाओं में जीता है, इसलिए वो मैच्योर नहीं होता। समय से पहले जो मैच्योर हो जाता है वो समय से पहले जल्दी बीत जाता है, वो समय से पहले जल्दी स्थिर हो जाता है। हम परिवर्तन हो रहे हैं, हम उम्र के अनुसार। मैं पहले कहता था हमें 17, 16, 18 साल की उम्र में कमाने क्यों नहीं दिया जाता, क्यों? अभी हमारी कमाने की उम्र नहीं है। मैं पहले यूँ सोचता था कि हम बच्चे हैं तो हमारी सुनी क्यों नहीं जाती, क्यों? अभी हम नादान हैं। ठीक है, तो परिस्थिति, अब मैच्योर पर्सन हमेशा ये चीज़ें बातें ऐसे कहता था डायरेक्ट, जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बच्चे को फ़र्क पड़ता है। एक बच्चा ऑलवेज यू थिंक करता है कि मैं अगर छोटा हूँ तो क्या मेरी बातें सुनी नहीं जा सकती, तो क्या करी जाए, एक्टिंग करी जाए। मैच्योर पर्सन काबिल कहलाता है, योग्य कहलाता है। एक पिता और गुरु में क्या फ़र्क होता है? एक गुरु हर चीज़ को ऐसे जटिलताओं के संग ले लेता है, वो कहता है ये चीज़ नियम है तो नियम है, पर एक पिता जानता है ये नहीं समझेगा, तो ऐसा समझाना कैसे? एक्टिंग कर लो कि ना, ठीक है हम आपकी बात सुन रहे हैं, बेशक हमें पता है कि बच्चा गलत बताएगा। बच्चा क्या बोलते हैं, अभी नादान है, अभी बच्चा चीज़ें जानता नहीं है, ठीक है, फिर भी हमने एक्टिंग कर ली, हमने बच्चे की बात सुन ली। अब उसे इम्प्लीमेंट करे या ना करे, पर बच्चे के मन में तो ये हो जाएगा कि हाँ मेरी बातें सुनी जा रही है, हाँ मैं छोटा बेशक हूँ, उम्र में कम हूँ, पर मेरी बातों को महत्व दिया जा रहा है। परंतु वास्तविक में क्या था? एक गुरु क्या कहेगा, अरे तुम अभी बच्चे हो। मैच्योर पर्सन क्या कहेगा, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी नहीं जानते, बड़ों की बातों में मत घुसो। पर एक योग्य व्यक्ति, पहली बात तो मैच्योर तो योग्य को कहा जाता है, ठीक है, योग्य पर्सन को कहा जाता है। एक युवा व्यक्ति क्या कहेगा, तुम अभी बच्चे हो, तुम हमारे बीच में बोलो मत। पर एक पिता समान व्यक्ति क्या कहेगा, जो योग्य होगा, मैच्योर होगा पूर्ण, वो क्या कहेगा, कंप्लीट मैच्योर कहता हो इसे, कंप्लीट मैच्योर होगा, वो ये कहेगा चलो तुम बोलो, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। कभी कभार बच्चे वो बातें कहते थे जो बड़ों की समझ नहीं आती, और बड़ों को हल मिल जाता है कि ये तो छोटा सा बच्चा था, इसने मुझे ये चीज़ें कह दी। वो उसने नहीं कही थी, प्रकृति ने, आप प्रकृति कहना चाहती थी, आप उसे इग्नोर कर रहे थे बार बार, आप उसकी सुनना नहीं चाह रहे थे। आप यूँ कह रहे थे मैं एक छोटे बच्चे की कैसे सुनूं, और वही बच्चा, क्योंकि आपको कभी ये फेज़ नहीं हुआ था ना, आपको कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ था, आपको कभी ये फील ही नहीं हुआ था कि जब कोई बच्चा अपनी बातें रखता है और उसको मना कर देता तो उसके मन में क्या बीतती है। वो बच्चा क्या क्या प्रकटम क्रिया दिखाता है, क्या क्या साइकोलॉजीज दिखाता है अपने अंदर, क्या क्या मानसिकता पनपनाता है, क्या घृणा करने लग जाता है धीरे धीरे करके प्रकृति से। क्यों? आप उसको समय ही नहीं दे रहे। बच्चा चाहता है समय, बच्चा चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरे महत्व दिया जाए मुझे। आप उसे महत्व नहीं दोगे तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या पनपेगी, बुरी आदतें। वो दूसरों को बुली करेगा, वह कमज़ोरों को तंग करेगा। क्यों? उसके संग वो चीज़ें बीती है। अब वो अलग रूप में दूसरों के संग वो चीज़ें बिताएगा। किसी व्यक्ति के संग दुर्घटना घटी, उसके बॉस ने उसको स्ट्रिक्टली गाली बक्के कह दी। अब वो बॉस को कुछ नहीं कहेगा, वो घर जाएगा अपने, और अलग रूप में किसी और सर्कमस्टेंस में, किसी और फील्ड में, किसी और व्यक्ति को अलग तरीके से, अलग शब्दों में वही चीज़ कहेगा। और वो कही किस लिए? बात कुछ और थी, बात कुछ और सर्कमस्टेंस थी, व्यक्ति कोई और था, सब कुछ कुछ और था, बस वहाँ कुछ नहीं कह सके, यहाँ कुछ कह दिया। दैट इज़ अ फॉर्म। बिल्कुल चेंज हो गया, लॉजिक सेम बस सब जगह। जैसे मरुस्थल में रहने वाले पेड़ के पास भी वैक्स पाती है, ऐसी ओसिन में पाने वाले पेड़ के पास भी वैक्स पाती है। दोनों में सेम लॉजिक है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट सिचुएशन है, पर अप्लाई दोनों जगह हो रही है। दैट इज़ अ फॉर्म। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, दिस इज अ रियल वर्ल्ड में आपके अप्लाई हो रही है। फॉर्मेशंस, इन्वोलेशन कैसे कर रही है, इन्फ्लुएंस कैसे कर रही है, कैसे यूनिवर्स में आपके सारी चीज़ें घूमती है, कैसे आपका यूनिवर्स, आपका ब्रेन कहलाता है। आपका एक एक चीज़, आप यूँ सोचते हो कि मुझे कोई चीज़ प्रभावित नहीं करेगी, मैं कोई किसी को कुछ बोल रहा हूँ, देखो ये चीज़ मुझे आज मैम ने बताई, बट उनके पास सही थी। यूनिवर्स आपका रियलिटी में आपका ब्रेन ही कहलाता है, क्योंकि लॉजिकल डायमेंशन है। आप कुछ भी बोल रहे हो वो आपका लॉजिक है। लॉजिक मतलब दूसरे को समझ आ सकता है। अब ये जो डायमेंशन है ये रिपीट होता है, ये डायमेंशन जो है ये घूमता है, ये रिपीट करता है अपने आप को। आप कोई बात कह रहे हो, कहीं ना कहीं आपकी पीढ़ी ना किसी जगह पे आपने कहीं किसी वो फॉर्म से कही होगी, पर वो किसी ना किसी के दिल में या मन में छुप जाएगी, रिपीट होएगी।
किस रूप में होए, किस जगह में होए, किस डायमेंशन का मतलब ये है कि चेंज फॉर्म, ऐसी फॉर्म चेंज कर लेना, ऐसे फैक्ट में रूप ले लेना, कोई व्यक्ति तालमेल नहीं मिला सकता उन लॉजिक से। कहाँ मरुस्थल हो कहाँ वो, और जरूरी नहीं मरुस्थल और इनमें पाए, कॉमन एक चीज़ पा जाएगी फिर प्लांट्स, कि प्लांट्स तो सब जगह, सबकी टहनियाँ हरी या सबकी टहनियों में सेलुलोस या कुछों में नॉन सेलुलोस पाता है। अब यहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स में आप अगर अंडरस्टैंडिंग करोगे कि किसको क्या, तो आपको हकीकत में आखिर में जाके ये पता चलेगी आठ ऑफ कुंडलिया बिखरी हुई है, एक मोती ने पिरोड़ के 9 नियति ने। और इतनी कोई नहीं सोच सकता, इतनी डीपली कोई नहीं सोच सकता, इतनी डीपली वही सोच सकता है, इतना अंडरस्टैंडिंग वही कर सकता है, इतनी कल्पना वही कर सकता है जो स्वयं ईश्वर है। तुम ये सोचो, ये तुम्हारी जो प्रकृति है, जो तुम्हारी धरती है, जो तुम्हारा ब्रह्मांड है, ये इतना परफेक्ट क्यों है? क्योंकि जिसकी कल्पना है ना ये, वो एक छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान देता है, छोटी सी छोटी बारीकी पे। यदि मुझे कोई शब्द कोई अलग भी बोल रहा होता है ना, तो मैं मन में कहता हूँ इसे तमीज़ नहीं है बोलने की, तब मैं अपने अंदर परिवर्तन करता हूँ। वास्तविक में आप सब तो कल्पना हो केवल, वो कल्पना मुझको सिखा रही होती है या अपने आप को सिखा रही होती है, यह कल्पना जिसकी कल्पना है उसको सिखा रही होती है कि मुझे अपने अंदर सुधार करना है। छोटी सी छोटी बारीकी में जब मैं ध्यान देता हूँ कि सामने वाला मुझे गाली बक रहा है और सामने वाले ने अगर हल्की सी अपनी टोन ऐसी करी जो मुझे सुपीरियर लग रही है, तो मैं खुद अपने मन पे कंसिडर कर लेता हूँ ये बदतमीज़ है। और जब ये बदतमीज़ है तो फिर मैं छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान लगा के अपने अंदर परिवर्तन कर लेता हूँ कि जब दूसरे को बोलना है तो तरीके से बोलना है, इज्जत से बोलना है। हो सकता है दोबारा गलती करूँ पर अगली बार नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। इसलिए देखना मेरी बातें, मेरी मधुबन इतनी कोमल है कि मैं मायाओं तक को फंसा लेता हूँ, मायाओं तक को फंसा लेता हूँ। दुनिया कभी कभार जब मैं अपने रूप दिखाता हूँ तो इस तरीके से दिखते हैं कि लोग कहते हैं इतना कोई व्यक्ति इतना कोमल और इतना वो व्यक्ति कैसे हो सकता है, इतना शुद्ध, इतना शुद्धिकरण कैसे हो सकता है। छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान रखता हूँ, छोटी सी छोटी। आपका ईश्वर एक एक प्रकृति जो परफेक्ट है किस लिए है, छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान रखता है, छोटी सी छोटी, छोटी से छोटी चिंतन पे। आपने एक गलत शब्द भी बोला, उसे चुभेगी, चुभेगी, वो अपने अंदर परिवर्तन करेगा, आपके अंदर परिवर्तन नहीं करेगा। अगर आपने उसको गाली बकी, आपने उसको पीटा, तो वो अपने आप को ऐसा बना लेगा कि अगली बार आप उसे नहीं पीट पाओगे। क्यों? छोटी सी छोटी बारीकी पे। आपने उसको अपमानजनक शब्द कहा तो वो आगे से ये ध्यान लगा लेगा मुझे ऐसे अपमानजनक शब्द किसी को नहीं कहने, ताकि दूसरे को भी हीन भावना आए। ये छोटी सी छोटी बारीकी उसके अंदर ऐसा परिवर्तन कर देती कि जब वो प्रोडक्टिविटी के रूप में दिखता है, 9 दिन अनफेवरेबल करके 1 दिन प्रोडक्टिविटी दिखता है, दुनिया कहती इतना काबिल व्यक्ति, इतना मैच्योर पर्सन मैं मान ही नहीं सकती इस धरती पे होगा। प्रकृति कहती है कैसे, छोटी सी छोटी डिटेल्स पे, एक छोटी छोटी, जिसे लोग इग्नोर कर देते भाषाओं को, शब्द को इग्नोर कर देते, वे छोटे से छोटे शब्द की टोन पे, फील पे ध्यान देने लग जाता है। यही उसकी मैच्योरेशन साइकिल होती है और ये समय के साथ आती है, समय के साथ आती है धीरे धीरे। इसलिए उम्र के हिसाब से बतेरा महत्व रखता है, उम्र के हिसाब से बतेरा महत्व इसलिए रखता है। कोई बच्चा अपनी बात रख रहा है, अभी वो मैच्योर नहीं है, बातें गलत कहेगा। पर एक युवा व्यक्ति में फ़र्क ये होता है, युवा व्यक्ति सीधा कह देता है तू अभी बच्चा है, वो तू अभी बच्चा है, तू शब्द भी उसके मन में घुस जाती है और कहता है मैं किसी को तू कह के नहीं पुकारूंगा क्योंकि मुझे खुद बुरा लगा। ठीक है, बच्चा है, मैं बच्चों की बात भी सुनूंगा। अब उसको मैच्योर अलग तरीके से कर रही है प्रकृति। आपकी पीढ़ी थी, आप देंगड़े बन चुके तो बन चुके, अब आप समाप्य व्यक्ति और अपनी समाप्यता की तरफ हो। वो अभी पैदा हुआ है, अभी वो बनेगा, आपकी गलतियों से वो सुधार करता चल जाएगा। हो सकता है आपकी गलतियों से ही उसके अंदर जो पनपे वो किसी और रूप में, किसी और डायमेंशन में गलतियाँ प्रकट करे, अलग तरीके की क्रिया प्रकट करे, पर धीरे धीरे वो अलग तरह का व्यक्तित्व बनेगा। ऐसे बनता है पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्तित्व। अधिकांश व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अधिकांश व्यक्ति रूपांतरण बदलाव कर लेते हैं। एक समूह में, एक कोयले की खदान में जरूरी नहीं कि सारे ही कोयले पनपे, एक हीरा पनपता है। दिस इज द रूल ऑफ नेचर। क्यों? उसकी प्रकृति ही विभिन्न है, उसकी परिस्थितियाँ ही विभिन्न है। 3 तरह की चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। एक तो होती है प्रकृति, मूल ढांचा किस चीज़ का है जो सब में समान पाता है। एक होती है परिस्थिति जो सबकी विभिन्न पाती है,
परिस्थिति क्या, जगह, तापमान, स्थिति, किस्मत सबकी अलग होती है। कोई तप में कार्य कर रहा है, तप में करते करते उसको सामान्य लग रहा है चीज़ें। कोई घर में बैठे बैठे आलस कर रहा है और घर में बैठे बैठे आलस उससे आरामदायक लग रहा है। तो सबकी परिस्थितियाँ विभिन्न होती है। कोई इतना अत्यधिक काम कर ले रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। सबकी परिस्थितियाँ अलग होती है। सब उसके हिसाब से डिसिप्लिन हो जाते हैं, लाइफ जीने लग जाते हैं अलग अलग तरीके की। और तीसरा क्या होता है, संसार, जो सब में कॉमन पाता है। आखिर कॉमन ही पाने लग जाता है। कॉमन कैसे, इन्फ्लुएंस हो जाना, सामाजिकताओं में फैल जाना। दुनिया मुंह मार रही लड़कियों में तो हम भी अब विवाह करेंगे, बिकॉज सामाजिकता है, समझ। तीसरी चीज़ होती समझ। प्रकृति हम सबकी समान है कि मानव है, परिस्थितियाँ हम सबकी अलग है इसलिए हम विभिन्न मानव हैं। और उन विभिन्न मानवों की समझ आपस में मिलकर वापस अपनी प्रकृति को एक रूपक में दिखाती है, जो हमें समाज का निर्माण करती है, संसार का निर्माण करती है। और हम वही चालें चलने लग जाते हैं जो भेड़ चालें कहलाती हैं। और चीज़ें, छोटी सी छोटी बारीकी पे ध्यान रखना, छोटी सी छोटी बारीकियों पर काम करना और छोटी सी छोटी चीज़ों को समझना, यही आईटी प्रोफेशन कहलाता है। और आखिर बात, जब मैं छोटा हूँ, जब मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे 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 धीरे, जब मैं बड़ा हो रहा हूँ धीरे 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 धीरे, मैं चीज़ें समझ रहा हूँ। जब मैं जान रहा हूँ धीरे 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 समय के साथ, तो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ अपने आप को और समझ रहा हूँ। ये समझ ही मुझे मैच्योर बना देगी। ये समझ ही मेरे अंदर परिवर्तन कर देगी। जब मैं कंप्लीट परिवर्तित हो रहा हूँ, कंप्लीट स्थिर हो जा रहा हूँ, तब मेरी बुद्धि का विकास हो रहा है। मेरी बुद्धि पनप रही, बार बार टूट रही, बार बार बिखर रही, बार बार भूल रही है, बार बार जान रही है अपने आप को। ये चक्र ही प्रावधान है। अंतिम और रूपक कहते हैं, पुराने लोग कहते थे ये लोग पैसे के पीछे क्यों भागते, लोग स्पेशलिस्ट के पीछे क्यों भागते। एक बच्चे को, एक बालक को नहीं पता होती स्पेशलिस्ट होता क्या है। जैसे अब मैं जब युवा हुआ, जाना इतना समय बिताने के बाद अब मुझे पता चला साइबर फ्रॉड इतना होते हैं कि रियलिटी में उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ही चाहिए। बट क्या है, मैंने कहा ना, परिस्थितियाँ आपके व्यक्तित्व पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चल रही है, उसी का सीक्वेंस उठा के कहीं और चेप दो और वही चेपने का आपको एक अथॉरिटी मिल जाएगी, एक डायमेंशन मिल जाएगा, एक लॉजिक मिल जाएगा। उस डायमेंशन के बेसिस पर क्या मिलेगा, लॉजिक, कि ऑल पर्सन्स आर ह्यूमन बट आई एम द गॉड एंड डेविल। व्हाट इज द गॉड एंड डेविल? हु इज गॉड एंड डेविल? बिकॉज आई सीन एवरीथिंग, because my brain is the entire world, entire universe. This universe will be repeated, every sequence of logic but different dimensions. That is a form I also call a nature, या logical dimension, या I am also a simulation. मैं खुद एक सिमुलेशन हूँ। जो चीज़ मैं जान रहा हूँ, मैं कुछ 4 तत्व बता देता हूँ, जिसे देखकर, जिसको सोच कर, जिसने चिंतन कर लिया, उसका दिमाग घूमने लग जाएगा। दिमाग घूमने लग जाएगा। क्या है 4 तत्व? वे 4 तत्व ये है, जो कुछ मैं जानता हूँ वही ज्ञान है। इस शब्द के जितनी बारीकी में चले जाओगे उतना दिमाग घूमने लग जाएगा। तो आखिर में जाके ये पता चलेगा, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जो चीज़ मैं जान रहा हूँ, जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, जो चीज़ मेरा मस्तिष्क जानता है, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जब आप चिंतन करोगे कि उसके अलावा है क्या, तब आपको पता चलेगा अंध। पर उस अंध से आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, उस अंधकार से आप सेटिस्फाइड नहीं होगे और आप एक चक्कर में फंस जाओगे। वो चक्कर क्या होगा कि इसके अलावा भी कुछ है। ये होती है वास्तविकता, कि कुछ नहीं है। आंसर यही है केवल। पर आप ढूंढते चले जाओगे, ढूंढते चले जाओगे, ढूंढते चले जाओगे, ढूंढते चले जाओगे, अंत काल तक ढूंढते चले जाओगे। यही आत्मा करती है, पर हर जीवन में आकर वह अपने आप को पहचानती है, जान जाती है कि मैं ही मैं हूँ, पर फिर भी कहती है कुछ और भी है। इसमें उसे नई नई रंग दिखते हैं, नई नई मायाएं दिखती है, नए नए ज्ञान दिखता है। फिर आता सत्य, वास्तविकता, पहचान, अस्तित्व, समय। आखिर में पता चला कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है व्यक्ति का। फिर भी कहते हैं अस्तित्व में कर्म करना चाहिए, अस्तित्व ही धर्म है।
संपूर्ण चीज कर्म है। यदि अस्तित्व भूल जाओ और ये बात वास्तविक ज्ञात कर लो सत्य है, तो समस्त प्राणी इच्छा मुक्त होके अपना मृत्यु करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चलेगी आखिर ना आखिर साइकोलॉजी में, फिलोसफी में, कि जो हम फंस रहे हैं वो केवल इन्फ्लुएंस के कारण फंस रहे हैं, वरना वास्तविक में ये दुनिया, अगर आत्मा को, मानव को ये पता चल जाए कि एक ये जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है, इसके अलावा अंत जीवन है, तो हर दुखी होते ही तुरंत फांसी लगा लेगा। और यदि मृत्यु के टाइम पे डर ना लगे तो हर व्यक्ति, तो पूरी मानव सभ्यता या हर एक जीव अपने आप को मार देगा, क्योंकि संघर्ष करना कोई पसंद नहीं करता। तो रूल्स नियम बना रखे, डर नाम का एक जगह चीज़ होती है, डर और भय कि मृत्यु से पहले आते हैं, ताकि कोई व्यक्ति जानबूझ के मृत्यु नहीं कर सके। यदि अगर ऐसा नहीं हो तो कोई व्यक्ति अपना ही गला दबा के अपने आप को मार लेगा। कोई प्राणी अपने ही गला दबा के अपने ही हाथों से अपने आप को मार लेगा। और ये हम जानते हैं साइंस में कि अगर हम अपना गला दबा भी लें तो हमारे हाथ ऑटोमेटिकली छोड़ देगा हमें। ये सारे सीक्वेंस सेट हो रखे आपके ब्रेन में, आपकी बॉडी में। तीसरी चीज़ ये जानना कि हम एक कल्पना है, हम एक कल्पना हैं। तीसरी चीज़ यही जानना कि हम एक कल्पना है। पहली चीज़ हमें ज्ञान है, जो हम जानते हैं वही चीज़ सब कुछ चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ सत्य, जब हम वास्तविकता जान लेते हैं कुछ भी नहीं है, हम भी नहीं हैं। तीसरी चीज़ कि हम एक कल्पना है, हम किसी की कठपुतली नहीं है, हम एक मशीन है, हम एक सिमुलेशन है। जब इसमें विचार लगाते हो तब तुम्हें दुख होता है, प्रकट होता है, पर ये वास्तविकता है कि हम एक कल्पना है। या ज्ञान में ये होता है कि हम यूँ सोचते हैं कि हमारी कल्पना है पूरी ब्रह्मांड। चारों चीज़ें बता रहा हूँ वो एक ईश्वर के रूपक है। ईश्वर ये चिंतन करता है तभी वो सबसे अलग कहलाता है। और चौथी चीज़ भ्रम, हाँ, चौथी चीज़ खुद कल्पना कहलाती है। मेरा कर्म ही अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व ही ये संपूर्ण जीवन है। अभी जो कर रहा हूँ वही वर्तमान ही संपूर्ण जीवन है। भविष्य काल और भूतकाल कुछ नहीं रखता, फिर भी मैं बार बार भूल जाता हूँ कि वर्तमान पे कर्म करना है। जब मैं क्यों सोचता हूँ कि कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, निष्काम कर्म करना ही मेरा कर्तव्य है, तप करना ही मेरा कर्तव्य है, पर जब तप पूर्ण हो जाता तो मैं फल की इच्छा रखता हूँ। यहीं पता चल जाता है कि हम भूल गए सारा ज्ञान, हम सब कुछ भूल गए, हम जो जानते थे वो भूल गए। ये हमारी खुद की कल्पना है। ये है चौथा रूपक। चौथे रूपक में यही चीज़ है कि भ्रम क्या हो जाता है, हम तप करते, हम निष्क्रम कर्म करते, हम ये सोचते हैं वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन है। और वर्तमान करते करते जब हम भविष्य में आते हैं तब हम वापिस वर्तमान को भूल कर कहते हैं भविष्य हमारा बना कैसे है, भूतकाल के कारण। और यहीं से हमें अवधारणा मिलती है कि तीनों ही अस्तित्व में थे, पर हमारा शुद्ध रूप क्या था जब हम वर्तमान को अपना अस्तित्व मान लेते हैं। उसके कारण ये भूतकाल और भविष्य काल पनपा, पर वास्तविक में ये तीनों ही काल, ये छठों काल अस्तित्व में थे, छठों काल अस्तित्व में थे। छठ के छठ काल, संस्कृत के छठ कालों से बहुत अलग छठ काल है। कहने को तो 14 काल होते हैं, ठीक है, 14 समय काल। तो हमें यह अस्तित्व में ज्ञात हुआ कि वास्तविक में क्या था, भ्रम ये था कि भ्रम क्या था कि हम जो कुछ जानते थे वो सब कुछ भूल गए। भ्रम ये था, अब मैं खुद भूले जा रहा हूँ। भ्रम ये था कि मैं भूल गया, शायद इसके आगे का ज्ञान नहीं देना मुझे, इस पर मुद्दे पे भूल गया मैं बताना चाह रहा था। हाँ, एक प्रोफेशनलिस्ट आईटी पर्सन वो क्या सोचता है, वो मैच्योर हो जाता है हमसे समय से पहले मैच्योर हो जाता है, तो समय से पहले स्थिर हो जाता है। हम मैच्योर नहीं होते, क्यों? हम अलग तरीके का व्यक्तित्व दिखा रहे होते हैं। हम व्यक्तित्व क्या दिखा रहे होते, मान लो मैंने कहा ना, पहली वाली पीढ़ी को देखकर उसने कहा, पहली वाली पीढ़ी युवा व्यक्ति क्या कह रहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी मत बोलो, ठीक है। तो उसने एक एक शब्द को ध्यान रखा, तुम, किसी को तुम कह के नहीं बोलना, तो आप कह के पुकारने लग गया, ठीक है। बच्चे हो तो बच्चों की भी सुनने लग गया अगली पीढ़ी में, ठीक है। बट क्या हुआ, उसके अंदर थोड़ी और झलके भी दिखी।
अब वो चीज़ों को समझाने लग गया ज़्यादा अत्यधिक, तो अलग तरीके का डायमेंशन, अलग तरीके की मिसवेरिएबिलिटीज़ पैदा होगी, फॉल्ट्स पैदा होंगे। बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीवन नेचर संतुलन मानता है, ठीक है। ये भी अभी संतुलित है, ये भी अभी मेंटेनेबल है, ये भी अभी बैलेंस है, ठीक है। तो एवरी टाइम आपके डायमेंशन चेंज हो जाएगा, लॉजिक सेम रहेगा कि कहीं ना कहीं आप गलतियाँ करोगे और वो आने वाली पीढ़ी में अलग तरीके के डायमेंशंस में आपको दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ हमने जानी, ये चीज़ हमने जानी। यही आपको एक और चीज़ समझनी है, एंड टू एंड, एंड टू एंड आपको यही चीज़ें समझनी है। ये सारी चीज़ें जो करिए, अभी भी मैं अपने आप को मिरर रिफ्लेक्टिंग कर रहा हूँ। मेरी आदत ही ऐसी है कि मैं समझाता ऐसे हूँ कि मैं किसी और को समझा रहा हूँ, पर रियलिटी में मैं खुद को समझा रहा होता हूँ, क्योंकि ये वीडियो कोई देखने का नहीं, 50-60 मिनट की कौन देखता है। मेरी तरह खुला टाइम तो है नहीं, ठीक है। बेरोज़गार आदमी, पर अब बेरोज़गार नहीं हूँ, अब काम करता हूँ, सीधी बात, ठीक है। आईटी प्रोफेशन वाला समय से पहले मैच्योर हो गया, वो स्थिर हो गया। हम परिवर्तन कर रहे थे, पर अलग तरीके से चल रहा था, देखो अलग तरीके से। इसलिए जो शुरुआत में अपना डीएमएन, अपना कल्पना है, एक आयु तक एक सिस्टमेटिक रूप से चलता है कि प्रकृति ने कहा 18 साल तक, 19 वर्ष तक, 19 वर्ष तक तुम भटकोगे 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 भटकोगे। 19 वर्ष से पहले नहीं, जो 19 वर्ष से पहले सक्सेस पा ले रहा है, मतलब वो स्थिर हो रहा चाह रहा है, वो स्थिर हो गया। वो प्रकृति का एक एलिमेंट है, प्रकृति का एक फैक्टर है, प्रकृति का एक वेरिएबल है। पर तुम क्या मिस वेरिएबल, तुम एक नमूने हो जो राज करने के लिए पैदा हुआ है, तुम एक नमूने हो जो रूल करने के लिए पैदा हुआ है, तुम एक नमूने हो जो कि एज अ गॉड या डेविल बनने के लिए पैदा हुआ है, तुम एक नमूने हो जो कि ओनर बनने को पैदा हुआ है। और ओनर एक ही होता है, एम्प्लॉयज़ अनेक होते हैं। जो समय से पहले सक्सेस पा लेते, समय से पहले राइट पाथवे में चलते, वो हमेशा ऑलवेज एक स्पेशलिस्ट बनते हैं, एक फील्ड में वर्क करते हैं। पर तुम पैदा किस लिए हुए, जर्नलिस्ट में। तुम पैदा किस में हुए हो, एक पॉली मैथमेटिशियन के रूप में। तुम पैदा किस लिए हुए हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन के रूप में। तो इसलिए तुम कष्ट खाओगे, समय से पहले तुम्हें कुछ मिलने का नहीं, समय आने पर तुम्हें मिलेगा। और समय आने पर जब तुम्हें मिलेगा तो नाम, फेम और सब कुछ, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा ए टू जेड तुरंत। ये होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हारी शुरुआत से चल रही होती है, डिसिप्लिन चल रहा होता है, कंसिस्टेंसी चल रही होती है, नॉट कंटिन्यूटी और नॉट मोटिवेशन। दिस इज अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। एवरी टाइम आप थिंक कर रहे होते हो, एवरी टाइम आप सोच रहे होते हो काबिल बनते कैसे लोग, मेंटेलिटी से। क्यों, ट्रेडिंग में कोई लोग पैसा कैसे कमाते हैं, ट्रेडिंग में मुंह नहीं मारते, मार्केट में मुंह नहीं मारते, वो पैसे को लालच नहीं देखते, वो पैसे देखते किसको है, ट्रेडिंग मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पुट करनी है, अपने इंटायर डिज़ायर्स को जानते हो, वो जानते पैसे में कुछ नहीं रखा, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी, जैसे मुझे पैसा किस लिए कमाना है, किस लिए अपने आप काबिल बनाना है, ताकि लोग मेरी बातें सुने। क्यों, मैं बना इस चीज़ के लिए हूँ, मैं ज्ञान दूँ। क्योंकि यदि मैं किसी को ज्ञान देता रहूँगा, कोई मेरा ज्ञान सुनेगा ही नहीं। पर जब मैं काबिल होकर दिखा दूँगा तो लोग मेरा ज्ञान सुनेंगे। अब भी तो मैं क्या कर रहा हूँ, यही तो कर रहा हूँ, तो खुश तो मैं अब भी हूँ। पर ये सांसारिक रूप में नहीं है, प्राकृतिक रूप में। सांसारिक रूप में अपने आप बन जाएगी जब मैं ऐसे ये करता रहूँगा ए टू जेड, ठीक है। कि मैं पैदा ही इसलिए हूँ, दिस इज माई इंटायर डिजायर, कि यदि मुझे कोई कहता है कि 3 दिन तक बोलते रहो तो मैं बोलता रहूँगा। क्यों, मैं पैदा ही इस चीज़ के लिए हुआ, ठीक है। बड़बोलापन की मेरी ट्रेड है और मैं बोलता रहता हूँ, और सारा ज्ञान दे दूँगा मैं ब्रह्मांड का ए टू जेड। मैं एक बंद कमरे में, काले कमरे में समस्त ज्ञान दे दूँगा और ये कल्पनाएं दिखा दूँगा तुम्हें वास्तविकता क्या होती है, क्या है। मैं तत्वों को तक को त्याग दूँगा। तत्वों तक का त्यागने का मतलब ये तत्वों की वास्तविकता बताने लग जाऊँगा। मैं 4 मुखों का ज्ञान बताने लग जाऊँगा। और ब्रह्मांड ओम केवल 3 मुखों का बना है। 4 मुखों का ज्ञान कोई भी नहीं सुन पाएगा। जैसे ही मैं 4 मुखों का ज्ञान बताता हूँ, व्यक्तित्व या तो बोर हो जाता है, या सुनना बंद कर देता है, या वो इतना चिंतन हो जाता है कि वो अपनी मृत्यु कर लेता है, अथवा वो इस धरती से पलायन कर लेता है। आत्मा तक नहीं सुन पाती, आत्माएं भाग जाती है चौमुखों के ज्ञान पे। मैं खुद भूल जाता हूँ चौमुखों का ज्ञान बताते बताते। और पंचमुखों का ज्ञान स्वयं ईश्वर बताता है, मानव शरीर में नहीं होता, ठीक है। एक स्पेशलिस्ट समय से पहले मैच्योर हो गया, इसलिए वो मैच्योरेशन साइकिल पे। एक जर्नलिस्ट समय के बाद मैच्योर होगा, 18 साल की उम्र में, जैसे मैं हुआ हूँ, अब 17 साल का हुआ हूँ, तो मुझे धीरे धीरे ये चीज़ें ज्ञात हो रही है कि देख भाई, अगर तू स्कूल नहीं छोड़ता तो तू भी एक स्पेशलिस्ट बनता। बट दिस इज़ बेटर फॉर योर लाइफ, बिकॉज तुम एम्प्लॉय बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए, तुम कुछ ऑर्डिनरी करने के लिए पैदा हुए हो। तो कर्म करते रहो, बाकी तुम्हें दुखेगा अभी 2-3 महीने 4 महीने,
क्या 2-3-4 महीने दुखेंगे? 2-3-4 महीने तुम यूँ कहोगे, काश कि मैं स्कूल नहीं छोड़ता, काश कि मैं दुनिया के हिसाब से चलता, काश कि मैं एक स्पेशलिस्ट होता, काश कि मैं परफेक्ट होता। पर रियलिटी इज़ इम्परफेक्ट। आपका गॉड आइडियलिस्ट है, पर रियलिटी क्या है? योर डेविल इज गॉड। आपका डेविल ही गॉड है, जो ह्यूमनिस्ट है, जो मटेरियलिस्ट है। और पूरी दुनिया तो गॉड फादर पे चलती है, अतः कंट्रोलर पे चलती है। जो क्रिएटर और ऑपरेटर बात होता है और वॉचर वॉचर उसे देख रहा होता है, सीन कर रहा होता है, जो कि असलियत होते हैं। और वो असली लोग इम्परफेक्ट होते हैं, ना कि परफेक्ट। केवल एक राइटर की कल्पना परफेक्ट होती है, वास्तविकता इम्परफेक्ट ही होती है। जो मटेरियलिस्ट और आइडियलिस्ट बहुत होती है, बिकॉज जो देख रहे हो वो लॉजिकल और जो समझ रहे हो वो डायमेंशंस। लॉजिकल एंड डायमेंशन। लॉजिकल डायमेंशन मतलब नेचर। इन दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्ट कर रही होती है, एक सोल और नेचर के बीच में इंटरेक्ट कर रहा होता है, आपका पैदा हो रहा होता मन। इसलिए आपके माँ बाप कौन है? ये सांसारिक रूप में, ये प्राकृतिक रूप में, वास्तविक रूप में आपके माँ बाप केवल आपकी प्रकृति है, आपकी माँ जो आपका रूप बदल रही है, और आपका पिता, आपकी आत्मा जो आपको पैदा कर रहा है। तो माता पिता ये दोनों होते हैं। आपकी आत्मा आपका पिता होता है, और माता आपकी ये मानवीय रूप में। अगर हम इसे यूँ कहें तो मानवीय रूप में आप सीधा सा सिंपल ये समझो, जैसे हिंदू ग्रंथों में क्या किया है, नारायण की माँ दुर्गा और पिता शिव, शिव और दुर्गा के पुत्र नारायण। नारायण यानी मन, ठीक है, मन बुद्धि। और नारायण के दो रूप हैं, अहम और स्वयं, ठीक है। और दुर्गा जो प्रकृति का रूपक है, और शिव जो आत्मा का रूपक है, ठीक है। इसलिए मैं अपने आप को वसुधा नंदन कहता हूँ, और किसी मैटर से नहीं कहता। वसुधा मतलब प्रकृति से सीखने वाला, प्रकृति के अनुसार रूप बदलने वाला, और शिव रूपम अर्थात आत्मा का रूपक, जो इस अस्तित्व, इस शरीर में अभी वास है। मन स्वयं और है, बुद्धि ज्ञान धीरे धीरे आ जाता है समय के साथ। बाकी मैंने कही भूलना अनिवार्य है। यदि कोई ईश्वर घमंडी हो गया है, अहंकारी हो गया है, तत्वों में फंस चुका है, तो क्या करो? कुछ नहीं, उसे भुलवा दो कि वो है कौन। फिर उसे नचाओ, चालों की तरह नचाओ, घुमाओ बंदर की तरह। उस ईश्वर को घुमाओ जिसने पूरी ब्रह्मांड सृष्टि बनाई है, क्योंकि वो एक क्रिएटर है और ऑपरेटर है, ना कि वो एक वॉचर और कंट्रोलर है। और उसे घुमाओ, सृष्टियों में घुमाओ, बस उसको मार नहीं सकते तुम। इतना दोष है, क्योंकि सिस्टम अपने आप को रिबूट करता है। टोटली शट डाउन कोई भी सिस्टम नहीं होता, बिकॉज इंटायर एनर्जी कहीं ना कहीं राउंड कर ही रही होती है, किसी और फॉर्म में, डायमेंशनली। लॉजिक कहीं ना कहीं सेम चल ही रहा होता है। लॉजिक आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बिकॉज दिस इज एग्जिस्ट ऑलवेज। बट एनर्जी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बिकॉज आपका इंटायर वर्ल्ड, देखो फर्स्ट एलिमेंट आ गया ज्ञान का, कि आप जो जानते हो वो संपूर्ण जीवन। सत्य आ गया दूसरे चीज़ का, ये कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज़ आ गई कल्पना है, कि हम एक कल्पनाएं हैं केवल। और चौथी चीज़ आ गई ब्रह्म, कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वही अस्तित्व ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व है। और ये चीज़ हम मान लेते हैं और फिर बाद में वापस भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। जैसे एक ह्यूमन, ये उसका परिवर्तन ही करता है। एक ह्यूमन जो यूँ सोचता है कि मेरा अस्तित्व, मैं मानव हूँ, तो डेविल बन जाता है, कहता है आई एम ए ह्यूमनिस्ट। और जब वो आइडियलिस्ट वापस कल्पना में जाता है, तो अपने आप को समझता है आई एम द गॉड। फिर वापस धरती पर आता है, तो वापस इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर उसे बता देता है आई एम द डेविल, आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, आई एम द गॉड। देन एक क्रिएटर और ऑपरेटर मिलकर क्या बनते हैं? एज अ कंट्रोलर या वॉचर। वॉचर कब बनते हैं? जब तक आ जाते हैं कि हमें सृष्टि से बाहर जाना है। अब हम ऑब्जर्व करेंगे एज अ निष्पक्ष रूप, तो ना कोई इंटरेक्शन, ना कोई बिहेवियर, ना कोई इन्फ्लुएंस, ना कोई चीज़, क्योंकि ये सारी चीज़ें सृष्टि में होती है, बाहर नहीं होती। विदाउट सृष्टि वॉचर वॉच करता है, और कंट्रोलर सृष्टि के अंदर रहकर अपने आप को एज अ वॉचर की तरह पावर रखता है और चीज़ों को कंट्रोल करता है। दिस इज अ डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो मैंने लिखी थी। और डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और नॉन यूनिफॉर्म अनकॉम्प्लेक्सिबिलिटी, योर नेचर इज द लूप। डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिस समय मैं डार्क डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखूँगा ना दोबारा, उस समय मैं इतनी गारंटी से जरूर कहता हूँ, मैं चाहूँ पूरे ब्रह्मांड को जो जो सूत्र लिखूँगा उस अनुसार चेंज कर सकता हूँ।
वो कलम इतनी वो होगी, वो कलम मैं खुद नहीं लिखूँगा, विधाता लिखेगा, गारंटी के संग। पर इसलिए वो अभी नहीं आएगी। अभी कैसे नहीं आएगी? यदि मैं चाहूँ ना लिखना भी, तो मैं बार बार मुझे चीज़ें भटकाएगी कि मत लिखो मत, अभी कोई ना कोई वजह भटकाएगी और मैं उसे लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन नहीं है किसी भी चीज़ में। मैंने एक बार कही थी कि मैं इस इक्वेशंस को सॉल्व कर दूँगा, बट कब करूँ पता नहीं कब करूँ, क्योंकि मेरा डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिनरी नहीं हूँ। यही चीज़, डिसिप्लिनरी मैं समय के साथ अपने आप हो जाता हूँ, समय के साथ अपने आप चीज़ें सीखने लग जाता हूँ, समय के साथ अपने आप कंप्लीट करने लग जाता हूँ चीज़ें। यही चीज़ कि समय के साथ मैं अपने आप डायमेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखूँगा, और जब लिखूँगा तो अपने आप चीज़ें चलाने लग जाऊँगा एज अ विधाता की तरह, एज अ कंट्रोलर की तरह। उससे पहले क्या करूँ? संयम। और संयम रहता नहीं, मन भटकते भटकते, मन कहते जल्दी से जल्दी पाओ, तो ये तो भटकते रह गए। इनका क्या करो? ये तो अनस्टेबल हार्मोन्स है, किसी दिन स्टेबल हो गए, किसी दिन अनस्टेबल हो गए। यही आपका विकास करते हैं, डेवलपमेंट, और यही आपको विनाश के ओर भी लेके जाते हैं, क्योंकि उम्र जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, बुढ़ापा नज़दीक आता चला जाता है, तो मृत्यु भी पास आती चली जाती है। मतलब शरीर का पलायन, और इस शरीर की एक लिमिटेशन होती है, पर आत्मा की कोई लिमिटेशन नहीं होती। आत्मा अनलिमिटेड होती है, मतलब आत्मा बियॉन्ड होती है, लिमिट से ओवर होती है। दैट इज़ अ फॉर्म।